इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको एक साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और अब आपको हमारी इस करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर फ्री क्विज भी अवेलेबल है, आप इनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। और यदि आप हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं तो इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड करा रहे हैं, काफ़ी हाई स्टैंडर्ड क्विज हैं। तो एक बार अगर आप हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट करते हैं, तो यकीन मानिए आपका जो करंट अफेयर्स सेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप डिसेंट स्कोर कर पाएंगे अपने करंट अफेयर्स सेक्शन में। और आपको ये भी बता दें कि समर सेल भी जो है चालू है, 10% ऑफ आपको हमारे इस कोर्स पर मिल जाएगा। लिमिटेड टाइम का ऑफ़र है, ठीक है, तो जल्दी आप अगर लेना चाहते हैं तो इसको अवेल कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। और कूपन है इसका समर, मतलब जो कूपन का नाम है वो समर है। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। हु इज़ करंटली सर्विंग एज अटॉर्नी जनरल इन इंडिया? वर्तमान में भारत में अटॉर्नी जनरल के रूप में कौन कार्यरत है? हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी, के वेणुगोपाल या फिर आर वेंकटरमणी? तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Since which year has May 11th been observed as National Technology Day in India? भारत में 11 मई को किस वर्ष से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, 1999। आपको जानना चाहिए कि हर साल हम 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट करते हैं और 2024 में इसका थीम रहेगा फ्रॉम स्कूल्स टू स्टार्टअप्स, इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए कि 11 मई 1998 इस दिन भारत ने जो इसका न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट है उसको कंडक्ट किया था पोखरण रेंज में। और इसके बाद जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने डिक्लेयर किया कि भारत एक फुली न्यूक्लियर कंट्री है। और 1999 से ही हम 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कई सारे इवेंट्स इस दिन सेलिब्रेट करती है, नोडल मिनिस्ट्री यही है इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए भारत में। व्हेन इज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे सेलिब्रेटेड एनुअली? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, सेकंड सैटरडे इन मई एंड अक्टूबर। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ये साल में 2 बार मनाया जाता है, एक तो मई के सेकंड सैटरडे को और एक अक्टूबर के सेकंड सैटरडे को। तो 2024 में हम इसे 11 मई को मना रहे हैं और 12 अक्टूबर को मना रहे हैं। 2024 में इसका जो थीम है वो इंसेक्ट रहेगा, यानी कि जो इंसेक्ट की इम्पोर्टेंस है उस पर फोकस किया जाएगा। और इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है वो जो है एक अच्छा संकेत नहीं है माइग्रेटरी बर्ड के लिए। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे की शुरुआत 2006 में हुई थी। सेक्रेटरी ऑफ द एग्रीमेंट ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स और सेक्रेटेरिएट ऑफ द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के द्वारा। The RBI has imposed a monetary penalty of what amount on Thoothukudi District Central Cooperative Bank Limited, तमिलनाडु? आरबीआई ने थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड तमिलनाडु पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, 50,000 रुपीज़। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50,000 रुपये का मॉनेटरी पेनल्टी या जुर्माना लगाया है थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड तमिलनाडु पर,
क्योंकि जो भी नाबार्ड द्वारा डायरेक्शंस इशू किए गए थे इसे फ्रॉड्स गाइडलाइंस फॉर क्लासिफिकेशन रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग से संबंधित, उनका अनुपालन इस बैंक ने नहीं किया। आरबीआई ने 1,50,000 रुपये की मॉनिटरी पेमेंट लगाई है उड़ीसा ग्राम्य बैंक पर भी, क्योंकि आरबीआई के जो डायरेक्शंस थे स्ट्रेंथनिंग ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स, प्रोविजनिंग, असेट क्लासिफिकेशन एंड एक्सपोजर लिमिट, इससे संबंधित जो डायरेक्शन थे उनका अनुपालन नहीं किया गया। हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन मेंस बास्केटबॉल टीम, भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, स्कॉट फ्लेमिंग। देखिए स्कॉट फ्लेमिंग अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर ये रहे हैं, इन्हें हेड कोच बनाया गया है इंडियन मेंस बास्केटबॉल टीम का, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये नियुक्ति की गई है। और ये दूसरी बार है जब ये इंडियन मेंस बास्केटबॉल टीम के कोच बनाए गए हैं। इससे पहले ये 2012 से 2015 के बीच में भी इस रोल पर रह चुके हैं, इस पद पर रह चुके हैं। और ये रिप्लेस कर रहे हैं सर्बिया के वेसेलिन मैटिक को। बाकी आप जानते हैं कि बास्केटबॉल में 5 प्लेयर्स पर साइड होते हैं। हु वॉन द 2024 वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग जैक जोन्स इन द फाइनल, फाइनल में जैक जोन्स को हराकर 2024 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, कायरन विल्सन। देखिए इंग्लिश प्रोफेशनल स्नूकर प्लेयर कायरन विल्सन, इन्होंने स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप में वर्ल्ड टाइटल जीत लिया है और ये इनका पहला टाइटल है। इन्होंने जैक जोन्स को 18-14 से फाइनल में हराया है। आपको बता दीजिए ये वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप है, लॉन्गेस्ट रनिंग एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है प्रोफेशनल स्नूकर में, और जो विनर होता है उसको 5 लाख पाउंड की राशि दी जाती है। स्टीफन हेनरी एंड रोनी ओ सुलिवन, ये अब तक 7 बार स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुके हैं और इन दोनों के पास ही रिकॉर्ड है मोस्ट वर्ल्ड टाइटल्स का। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चाइनीज अम्बेसडर टू इंडिया, भारत में नया चीनी राजदूत किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, शू फीहोंग। देखिए चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, इन्होंने सीनियर डिप्लोमेट शू फाइहोंग, इन्हें न्यू अम्बेसडर नियुक्त किया है भारत में, और ये सक्सीड कर रहे हैं सुन वीडोंग को, जिनका कार्यकाल अक्टूबर 2022 में पूरा हो गया था। उसके बाद से भारत में कोई नई नियुक्ति नहीं की गई थी। प्रदीप कुमार रावत इंडियन एम्बेसडर हैं चाइना में, ये भी आपको जानना चाहिए। विच कंट्री सरपास जापान टू बिकम द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर इन 2023, 2023 में कौन सा देश जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जनरेटर बन गया? सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। देखिए ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 इसे लॉन्च किया है एम्बर, जो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा। इन्होंने कहा है कि 2023 में भारत जापान को पीछे छोड़कर वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर बन गया है, यानी कि सोलर पावर जनरेट करने वाला देश बन गया है। 2015 में हम 9वें पोजीशन पर थे और चाइना एंड यूएसए ये 2 मेजर प्रोड्यूसर हैं सोलर पावर के पूरे वर्ल्ड में। चाइना पहले नंबर पर है। इंडिया ने 113 बिलियन यूनिट्स की सोलर पावर जनरेट किया 2023 में, जापान ने 110 बिलियन यूनिट की है। अगर हम इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी की बात करें उसमें भारत 5वें नंबर पर है, जबकि जापान 3रे नंबर पर है। आपको बता दें भारत जो है वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट सोलर जनरेशन सर्ज भारत में देखा गया, यानी कि सबसे ज़्यादा 2023 में जहाँ पर सोलर पावर जनरेशन में जो है वृद्धि हुई है। भारत ने 18 टेरावाट आवर्स की कैपेसिटी ऐड की है। पहले नंबर पर चाइना रहा, फिर यूएस रहा, फिर ब्राज़ील रहा और चौथे पर भारत रहा। तो ये जो 4 कंट्रीज़ हैं ये ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में 75% सोलर पावर जो है इनका शेयर है उसमें। 2023 में जो सोलर एनर्जी है ये 5.5% जो है टोटल रही है, टोटल प्रोडक्शन के जो भी टोटल इलेक्ट्रिसिटी है उसमें सोलर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 5.5% का है। वहीं इंडिया में ये 5.8% का है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यूली डिस्कवर्ड मैरीन टार्डिग्रेड स्पीसीज फाउंड ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर खोजी गई नई समुद्री टार्डिग्रेड प्रजाति का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, बेटिलिप्स चंद्रयानी। देखिए एक नई स्पीसीज मैरीन टार्डिग्रेड की डिस्कवर की गई है साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु से, इसका नाम रखा गया है बेटिलिप्स चंद्रयानी। चंद्रयान 3 मून मिशन के नाम पर इसका नाम रखा गया है, किसके द्वारा? जो कोची यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स हैं इनके द्वारा। आपको बता दें ये मंडपम तमिलनाडु में पाई गई है बेटिलिप्स चंद्रयानी। आप सभी जानते हैं इसरो ने जो है मून के साउथ पोल में जो है हाल ही में लैंडिंग कराई थी। जो टार्डिग्रेड्स होते हैं ये इन्हें वाटर बियर
भी कहते हैं, हालांकि जो एक्चुअल बियर है उनसे इनका कोई रिलेशन नहीं होता, काफ़ी माइक्रोस्कोपिक मार्बल्स ये होते हैं। हाउ मच हैज़ इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द यूएन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड? भारत ने संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी ट्रस्ट फंड में कितना योगदान दिया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 5 लाख US डॉलर। देखिए, भारत ने 5 लाख US डॉलर का कंट्रीब्यूशन किया है यूएन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड में। और जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस में, एम्बेसडर रुचिरा काम्बोज, इन्होंने ये जो इंडिया का वॉलंटरी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, 5 लाख US डॉलर का, ये दिया है इनको, जो अंडर सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म व्लादिमीर वोरोनकोव को। तो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो मेनली काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म और काउंटरिंग टेररिस्ट ट्रैवल प्रोग्राम, ठीक है, इसके लिए दिया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड पीरूल लाओ पैसे पाओ मिशन? किस राज्य सरकार ने पीरूल लाओ पैसे पाओ मिशन शुरू किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, उत्तराखंड। देखिए, जो आप देख रहे हैं, जो CM धामी है, ये जिस चीज़ को जो है इकट्ठा कर रहे हैं, ये पीरूल है, ठीक है। तो देखिए, उत्तराखंड में जो है फॉरेस्ट फायर की सिचुएशन काफ़ी वर्स रहती है और शुरुआत भी हो चुकी है। कुछ लोग जानबूझकर जो है फायर लगा देते हैं, क्योंकि चीड़ के पेड़ खड़े रहते हैं, तो उनमें आसानी, जो उनकी जो छाल होती है जब सूख के नीचे गिर जाती है, पत्तियाँ वगैरह, ठीक है, तो उसमें आसानी से आग पकड़ लेती है और बहुत टाइम लगता है उन्हें बुझने में। तो उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी ने पीरूल लाओ पैसे पाओ मिशन को लॉन्च किया है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से। इस कैंपेन के अंडर में जो ये फॉरेस्ट फायर को प्रिवेंट करने से संबंधित है। पीरूल क्या होता है? जो पाइन ट्री होती है ना, उसकी लीव्स को बोलते हैं पीरूल। तो फॉरेस्ट में पड़ी रहती हैं, तो जो भी लोकल विलेजर्स हैं या यूथ हैं वो इनको इकट्ठा करेंगे और उनको 50 रुपये पर kg के हिसाब से उनके बैंक अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा। इकट्ठा करके पीरूल कलेक्शन सेंटर में भेज देंगे, ठीक है। पीरूल क्या है? लोकल टर्म है उत्तराखंड में। जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं पाइन नीडल्स ऑफ पाइन ट्रीज से, चीड़ ट्री भी इसको कहते हैं, चीड़ के, और पाइन नीडल्स या पीरूल, ये जो फायर जो है ना काफ़ी तेज़ी से कैच करती है। और जो फॉरेस्ट फायर लगते हैं वो पाइन फॉरेस्ट में ही लगते हैं ज़्यादातर। एसिडिक होती है जो पाइन नीडल्स होती हैं, इसकी नीडल्स बोलते हैं इनकी, जो पूरी एक शाखा होती है ना, नीडल्स नुकीली टाइप होती है ना, एसिडिक होती है और इतना यूज़ भी नहीं होता उसका, ठीक है। और काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में पड़ी रहती है नीचे और लंबा समय लेती है डिकम्पोज होने में, कई किलोमीटर तक आग फैल जाती है। विच इंस्टीट्यूट इन इंडिया प्रोड्यूस द एस्ट्राजेनेका वैक्सीन एज कोविशील्ड? भारत में किस संस्थान ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का उत्पादन कोविशील्ड के रूप में किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। देखिए, एस्ट्राजेनेका ने जो इसकी कोविड-19 वैक्सीन है, ग्लोबली उसका विड्रॉल करना शुरू कर दिया, उसे वापस लेना शुरू कर दिया है, ठीक है। और ऐसी रिपोर्ट आप सभी ने रिपोर्ट देखी होगी कि जो ये एस्ट्राजेनेका है, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कंपनी, इसने एडमिट किया है, कन्फेस किया है कि हमारी जो वैक्सीन है इससे कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इस वैक्सीन को एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा डेवलप किया गया और प्रोड्यूस किया गया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा कोविशील्ड के नाम से। आपको बता दें 100 मिलियन पाउंड का जो है लॉसूट भी ये फेस कर रही है कंपनी यूनाइटेड किंगडम में, क्योंकि इसकी जो वैक्सीन ऐसे कहा जा रहा है कि कई डेथ्स हुई हैं, कई इंजरीज हुई हैं लोगों को। एस्ट्राजेनेका ने भी जो है हाल ही में कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में एडमिट किया था फरवरी में कि कोविशील्ड जो है काफ़ी रेयर केसेस में TTS यानी कि थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, ठीक है, इसका कारण बन सकती है। इसमें क्या होता है, जो ब्लड क्लॉट्स होने लगते हैं, ठीक है, लो ब्लड प्लेटलेट काउंट्स आदमियों में देखी जाती है, मतलब लोगों में देखी जाती है। और यूनाइटेड किंगडम में लगभग 81 डेथ्स इस कारण से हुई है, ब्लड क्लॉटिंग के कारण। देखिए, ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड फ्लो अगर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो एक दिक्कत ही है ना। अगर ब्लड फ्लो ही होता जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग भी हमारे शरीर में ज़रूरी है, पर अगर ब्लड क्लॉट ही होता जाएगा वो भी दिक्कत है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ब्लड क्लॉट जो है हमेशा ही बेकार होता है, ठीक है। तो ब्लड क्लॉट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर खून आपके मान लीजिए कहीं कट गया, वो रुक नहीं रहा है, तो ब्लड क्लॉटिंग ज़रूरी है ना, रुके। पर ऐसा भी नहीं कि अंदर जो है खून आपका रुक ही गया है बिल्कुल ही। अच्छा, इसमें ये बताया गया है कि हम जो वर्ल्ड वाइड विड्रॉल कर रहे हैं इस वैक्सीन को, इसका रीज़न ये नहीं है कि हमारे ऊपर केस चल रहा है या फिर रेयर केसेस हैं, बल्कि ये है कि अब जो नए वेरिएंट्स आ गए हैं उसके लिए अब हम नई वैक्सीन वगैरह बना रहे हैं। तो ये जो वैक्सीन है आउटडेट हो चुकी है। जो कोविड-19 की हमने वैक्सीन बनाई है किसी काम की नहीं है।
विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज साइंड एन एमओयू विद नदर्न आर्क कैपिटल टू ऑफर फाइनेंशियल सॉल्यूशंस? किस निजी क्षेत्र के बैंक ने वित्तीय समाधान पेश करने के लिए नदर्न आर्क कैपिटल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है, साउथ इंडियन बैंक। देखिए जो केटाबेस प्राइवेट सेक्टर बैंक है साउथ इंडियन बैंक और एनबीएफसी नदर्न आर्क कैपिटल, इन्होंने अनाउंस किया है कि हमने एक एमओयू साइन किया है जिसके तहत हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को मैक्सिमाइज करेंगे, इनको एक्सप्लोर करेंगे आपस में मिलकर। ठीक है, लोन डिस्ट्रीब्यूशन संबंधित अकाउंट्स वगैरह खुलवाकर इस तरह से। द अलायंस विल फोकस ऑन को लैंडिंग एंड पार्टनरशिप लैंडिंग एक्टिविटीज एज वेल एज फैसिलिटेट सीमलेस लोन ट्रांसफर्स बिटवीन बैंक एंड ओरिजिनेटर्स। एमडी और सीईओ जो साउथ इंडियन बैंक के हैं पीआर शेषाद्री, आप सभी जानते हैं, हेडक्वार्टर्स त्रिशूर केरल है। अंडर विच प्लेटफॉर्म डिड एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड ग्रांट्स टोटलिंग ₹19.6 करोड़ टू सोशल सेक्टर स्टार्टअप्स इन फिस्कल 24? वित्त वर्ष 2024 में एचडीएफसी बैंक ने किस कार्यक्रम के तहत सोशल सेक्टर स्टार्टअप को कुल 19.6 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया? सही आंसर ऑप्शन भी एचडीएफसी बैंक परिवर्तन। देखिए एचडीएफसी बैंक और अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग का इनिशिएटिव है, इनके द्वारा फिस्कल 24 में 19.6 करोड़ की ग्रांट्स दी गई हैं स्टार्टअप्स को। किस इनिशिएटिव के तहत? परिवर्तन स्टार्टअप ग्रांट्स प्रोग्राम के तहत लगभग 170 स्टार्टअप्स को यहाँ पर सपोर्ट किया गया है इन दोनों ही के द्वारा, एचडीएफसी बैंक और अटल इनोवेशन मिशन द्वारा। इट फोकसेज ऑन क्रिटिकल एरिया सच एज क्लाइमेट इनोवेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, लाइवलीहुड इन्वेस्टमेंट एंड जेंडर डाइवर्सिटी। अटल इनोवेशन मिशन आप सभी जानते हैं नीति आयोग का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, 2016 में शुरू किया गया था ताकि देश भर में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को एक नई एनर्जी मिल सके। चाइना एंड विच बल्कान कंट्री साइंड एन एग्रीमेंट टू बिल्ड अ शेयर्ड फ्यूचर? चीन और किस बल्कान देश ने साझा भविष्य के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए सर्बिया है। देखिए हमारी पड़ोसी कंट्री है ना चाइना, ये कोई भी हो, अगर वो कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन करता है जिसका प्रभाव देखा जाए वर्ल्ड में, ठीक है, तो एक ये आपके लिए भी जानना जरूरी होता है। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाए और वैसे भी आपको नॉलेज होनी चाहिए आस पड़ोस में क्या चल रहा है। तो चाइना और यूरोपियन यूनियन का जो मेंबर है ये सर्बिया, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम है शेयर्ड फ्यूचर। इस तरह से जो ये सर्बिया है एक बल्कान कंट्री है, ये यूरोप की फर्स्ट ऐसी कंट्री बन गई जिसने इस तरह का डॉक्यूमेंट बीजिंग चाइना के साथ साइन किया है। ठीक है, और आपको बता दें जो चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, इन्होंने एक टर्म लॉन्च की थी कम्युनिटी फॉर शेयर्ड फ्यूचर 10 साल पहले, है ना। इसका कोई जनरल मीनिंग तो नहीं है पर इसका मतलब ये है अलायंस से संबंधित है। शेयर्ड फ्यूचर यानी कि हम दोनों का एक साथ जो है आगे मिलकर कॉमन भविष्य हम लोगों का, इस तरह का आप कह सकते हैं। चाइना और सर्बिया ने जो है साइन किया एग्रीमेंट। सर्बिया की बात करते हैं, कैपिटल बेलग्रेड है और करेंसी सर्बियन दिनार्स है। प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर व्यूसिक। Which two Indian cities are included in list of the world's 50 wealthiest cities in 2024? 2024 में दुनिया के 50 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन से दो भारतीय शहर शामिल हैं? सही आंसर ऑप्शन है मुंबई एंड दिल्ली। देखिए अगर हम वर्ल्ड की वेल्थियस्ट सिटी की बात करें तो इसमें न्यूयॉर्क टॉप पर है। यहाँ पर 3,49,500 मिलियनियर्स हैं और इन सब की टोटल वेल्थ जो है 3 ट्रिलियन US के पार है। ऐसा कहा गया है 2024 वर्ल्ड्स वेल्थियस्ट सिटीज़ रिपोर्ट में, जिसे लॉन्च किया है हेनले एंड पार्टनर्स ने न्यू वर्ल्ड वेल्थ के साथ मिलकर। न्यूयॉर्क के बाद फिर बे एरिया दूसरे नंबर पर है, फिर टोक्यो है, फिर सिंगापुर है और फिर लंदन है। एशिया पैसिफिक की अगर हम बात करें तो जो टॉप 10 वेल्थियस्ट सिटीज़ हैं उनमें 5 एशिया पैसिफिक से आती हैं, जिसमें टोक्यो तीसरे नंबर पर है, सिंगापुर चौथे नंबर पर है, बीजिंग 10वें नंबर पर है। शेंजेन चाइना में ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है वेल्दी लोगों के लिए। मिडिल ईस्ट में अगर हम बात करते हैं तो जो दुबई है ये वेल्दियस्ट सिटी है इस रीजन में मिडिल ईस्ट में और 21वें नंबर पर है। 2 इंडियन सिटीज़ मुंबई जिसकी रैंक 24 है और दिल्ली जिसकी रैंक 37 है। ये टॉप 50 में अपनी जगह बना पाए हैं वेल्दियस्ट सिटीज़ 2024 में। अच्छा, और अगर हम ओवरऑल बात करें वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री में तो यूएसए टॉप पर है, 11 सिटीज़ हैं इसकी टॉप 50 में। और एशियन कंट्री से बात करें तो चाइना इस लिस्ट में टॉप पर है। यहाँ पर भी आप ये चीज़ देख सकते हैं, ये लिस्ट आप देख सकते हैं, न्यूयॉर्क सिटी है, फिर बे एरिया, फिर टोक्यो, सिंगापुर, लंदन, लॉस एंजलिस, ठीक है, पेरिस, और फिर उसके बाद सिडनी है, हांगकांग है, बीजिंग है। यहाँ पर ना इसका हांगकांग भी ऐड कर लेना, सिंगापुर 4th, फिर हांगकांग, फिर बीजिंग, तो 5 हो जाएगी, है ना, 5 आउट ऑफ टॉप 10। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। वेर इज दुगोंग क्रीक, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स?
हु इज़ द CM ऑफ हरियाणा नायब सिंह सैनी? हु इज़ द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल? CV आनंद बोस? Pyrenees mountains fall under which continent? Southwestern Europe. Who has been sworn in as Russia's president for record fifth new 6-year term? आंसर इज व्लादिमीर पुतिन। आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द UN ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन 2022? द राफा बॉर्डर क्रॉसिंग लाइज बिटवीन द गाजा स्ट्रिप एंड विच कंट्री? What is the total number of members of parliament in both houses combined? Which veteran actor will receive the honorary Palme d'Or at the 77th Cannes Film Festival? Which article of the Indian Constitution declares that directive principles of state policy are not enforceable in any court? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।